स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयोग कर पर। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम होता है। ये नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से लगता है, किस प्रकार से काम करता है। काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये ख्याल है कि सर क्या ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाने से नॉर्मलाइजेशन नहीं लगता है। क्या सर, कई बच्चों के दिमाग में ये भी ख्याल होगा कि क्या सर ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग जो आपकी 1/4 की है, क्या ज़्यादा क्वेश्चन कर देंगे और उसमें ज़्यादा गलतियां हो जाएंगी, नेगेटिव मार्किंग लगने के बाद में जो क्वेश्चन बचेंगे अगर कम रहते हैं तो क्या नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा। देखो सबसे पहले तो हम आपको अभी क्या है कि एक चीज़ आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है आज तक क्लियरली कोई नहीं समझ पाया है कि आखिर होता क्या है। अगर पिछली भर्तियों में भी देखा जाए 10-10, 20-20 भी नंबर बढ़ जाते हैं, 15 नंबर बढ़ जाते हैं, 8 नंबर, 7-6 नंबर। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला होता है वो आप सभी लोग जानते हैं कि फार्मूला किस प्रकार का होता है, बढ़ना कितना चाहिए, है ना। जैसे आपका होता क्या है कि जो क्वेश्चन आपने सही किए रहते हैं, सबसे पहले तो हम आपको सीधा सीधा एक फार्मूला बता दें। मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन, फिर इसके बाद में मैं आपको समझा भी दूंगा, आप लोग अपना फिर उस हिसाब से समझ लेना, बिल्कुल बेसिक सी भाषा में समझा दूंगा। क्वेश्चन 150 थे, ठीक है। मान लो कि आपके क्वेश्चन सही हुए 120, सभी लोग समझ लेना, सही हुए 120। आपने अटेम्प्ट किए संख्या, उन क्वेश्चनों की संख्या है 140, आपने 120 क्वेश्चन सही कर दिए, क्लियर है। मल्टीप्लाई करना रहता है कि जितने अंक का क्वेश्चन है, ठीक है, जितने अंक का क्वेश्चन है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई एक सेकंड रुकना, कोई परेशान कर रहा था, है ना, जानवर कोई, तो 2। अब देखो यहाँ पर अगर इसको हम कट कर देंगे, 2 सत्ते 14 कर देंगे, 12 में 7 का भाग लगा देंगे, 7 5 12, 7 सत्ते 49, लगभग 2.25 नंबर, है ना, पूरे 2 नंबर भी नहीं। इतना नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपका बढ़ना चाहिए। पहली बात, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर बढ़ तो किसी के 10 जाते हैं, किसी के 8 हो जाते हैं, किसी के 15 भी बढ़ जाते हैं, है ना, किसी के कम भी हो जाते हैं। ये समस्या क्या है? देखो एक्चुअल में फार्मूला ये है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर क्वेश्चन सही करेंगे, आपसे ये क्यों कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करिए, गलत अटेम्प्ट गलत ना करिए, क्यों कहा जाता है? यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे। अगर यहीं पर आपने 130 क्वेश्चन सही किए होते और 140 अटेम्प्ट किए हैं तो आपका स्कोर यहाँ पर जो 1.7 है ये कुछ इंक्रीज हो जाता होता ना, इसलिए कहा जाता है। पहली चीज़ तो आप ये समझ रहे होंगे। फिर भी ना समझ आई हो, मैं फिर से बता दूँ। मान लो 120 क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कुल आपने 125 ही अटेम्प्ट किए, 5 ही गलत किए, तो फिर आपका और ज़्यादा स्कोर बढ़ जाएगा, 2 पर ही पहुंच जाएगा, लगभग पहुंच जाएगा ना। तो इसलिए ये बात आपसे कही जाती है कि कम से कम जितने क्वेश्चन आपको क्लियरली हो, है ना, जो आपका रॉ स्कोर हो बहुत अच्छा रहे, तो आपके नंबर ज़्यादा बढ़ते हैं। ये आपसे इसीलिए कहा जाता है। अब मैं आपको समझा दूं, जैसे आपके पेपर हो चुके हैं, एक 23 तारीख को 2 शिफ्ट में, 24 को और 25 को, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम जो है वो हो चुके हैं ऑलरेडी। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट, इन दोनों का फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट हुआ। मान लो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जो 23 को जो फर्स्ट वाला पेपर जिन लोगों ने दिया है इसको फायदा मिलता है सबसे ज़्यादा। क्यों मिलता है? इसको इसलिए मिलता है क्योंकि ये पेपर देने गया था, आपने पेपर दिया, आप सभी ने मानसिक अभिरुचि को अच्छे से पढ़ा होगा, पढ़ा ना। 15-20 नंबर की तैयारी के लिए आप 2-3 महीने से अगर तैयारी कर रहे होंगे तो लगभग आपने 20-25 दिन, अगर जो समय इंक्लूड किया जाए डेली की पढ़ाई का, आपका मानसिक अभिरुचि में निकल गया होगा, सीधी सी बात। पर क्वेश्चन एक भी नहीं आया। अब यार जो फर्स्ट शिफ्ट का बच्चा पेपर देने गया था उसको तो यही पता था कि भाई मानसिक अभिरुचि भी आएगा, उसने उसके 1-2 दिन पहले भी समय अपना बर्बाद किया होगा मानसिक अभिरुचि में, पर क्वेश्चन नहीं आया। होता क्या है कि इस वाले बच्चे को पता नहीं होता है, मतलब सिलेबस पता होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहा, पर सिलेबस में जो चीज़ थी वो तो नहीं आई। तो होता क्या है, इसको पता नहीं होता है, तो इसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब जब सेकेंड शिफ्ट वाला देने गया, इसने क्या किया,
ज़्यादा गैप नहीं होता है, 1-2 घंटे का गैप था, इसने भी कोई फ़ायदा इतना ज़्यादा नहीं उठा पाता है। लेकिन जो 24 तारीख का बच्चा गया होगा उसने ये फर्स्ट वाला भी देखा एक दिन पहले, सेकंड वाला भी देखा, तो इसके एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ ये बदलाव कर लेता है। 2-3-4 घंटे चीज़ें देख लेता है कि यार जीएसटी से क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है, हिंदी में रचनाओं से कंपलसरी आ रहा है, दिवस ज़रूर पूछा जा रहा है, मतलब ऐसे चीज़ें देख लेता है। कंप्यूटर से ज़रूर क्वेश्चन आ रहा है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से अवश्य क्वेश्चन आ रहा है। तो मतलब बदलाव जो है वो आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं आते। अब हम आपको बात ये समझाते हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट की बात थी। जो लोग के दिमाग में ये ख्याल होगा कि क्या सर नॉर्मलाइजेशन सबसे ज़्यादा इनको मिल सकता है, मिल सकता है, पर इसमें भी कंडीशन रहती है। जैसे अभी 30 और 31 को भी एग्जाम है, होगा क्या कि आपको एक मोटा मोटी समझाऊं कि आप टॉप 5 हर शिफ्ट के बच्चे को उठा लो। हम कहते हैं सर शिफ्ट नहीं, तारीख वाइज उठा लो, क्योंकि ज़्यादा फिर हो जाएगा तो समझाने में दिक्कत होगी। मान लो कि सबसे पहली चीज़ तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है हर परीक्षा में लगता है, जिसकी परीक्षा 2 या 2 से अधिक पालियों में होती है, या 2 या 2 से अधिक दिनों में होती है, या 2 पाली से भी अधिक हो गई, 2 पाली हो गई तब भी नॉर्मलाइजेशन लगता है। ठीक, अब देखो मैं आपको बताऊं, मान लो ये आपके पेपर हो रहे हैं 23, 25, 30, 31, टॉप 5 बच्चे उठाने। मान लो एक बच्चा यहाँ पर 180 नंबर का करके आ रहा है, मतलब सबसे टॉपर बच्चा मान लो 240 का करके आया, एक 230 का भी करके आया, 225 का भी करके आया, 200 का भी करके आया, और 180 वाला भी है इसमें। ठीक, क्लियर है। इसी प्रकार से 24 तारीख में टॉप बच्चे उठा लो, 235 करके आया, 230 करके आया, 220 करके आया, और 215 करके आया, 190 करके आया। इसी प्रकार से हम बच्चों को उठाते चले जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों किया, उसका भी हम आपको समाधान बताएंगे। आयोग क्या करता है, आयोग ये देखता है कंटिन्यू, इसी प्रकार से इसको भी आयोग क्या कर सकता है कि जैसे अगर हम इन सभी नंबर्स को काउंट कर लें, जितना भी नंबर, इसका एवरेज निकाल लें। एवरेज अगर आप निकालेंगे, इनका हम 2 का आपको समझा के बताते हैं। जैसे 0, 5 रखा, 8, 2, 10, 3, 13, 13, 4, 17 की 7 रखा, हासिल 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, इतना आ गया। टोटल है कितने दोस्त, 5 बच्चे हैं। 5 का भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 हुआ, 5 एकम 5 हुआ, 2 बचा, 5 पंचे 25, 215 एवरेज स्कोर आ गया। पर यहाँ था कितना, 240। अब क्या होता है, फिर इसके बाद में इसको भी काउंट करेंगे। मान लो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, आपको एक सपोज दैट बता रहे हैं कि इसका स्कोर बन गया 210। ठीक, हमने काउंट नहीं किया क्योंकि समय लगेगा। इसका स्कोर 210 बन गया। अब होता क्या है, जो आयोग है वो क्या करेगा कि 215 इसका हाईएस्ट स्कोर है। अगर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज किए जाते हैं, देखो एक तो ये हो सकता है एक साथ में 5 दिन के और 10 शिफ्ट के एक साथ में नॉर्मलाइज करे, हो सकता है कि शिफ्ट वाइज करे। ठीक है, तो अगर शिफ्ट वाइज करता है तो करेगा क्या आयोग कि इसका औसत यानी एवरेज स्कोर 215 आ रहा है। कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि यार ज़्यादा नंबर वाले को नौकरी नहीं मिली, उसका जो रॉ स्कोर था 240 आ रहा था और सुनने में आता है उसको नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसको मिलनी चाहिए थी। भाई उसने यार 240 नंबर पाए हैं, कट ऑफ 215 जा रही है, तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन सामने आता है कि उसको नौकरी नहीं मिली। होता क्या है कि एवरेज स्कोर 215 बनाया जाता है, तो इसको क्या किया जाता है, 215 बनाने के लिए इसके नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। कितने, 15 में 25, इसके नंबर 25 माइनस कर दिए जाएंगे, इसके 15 माइनस कर दिए जाएंगे, इसके 10 माइनस कर दिए जाएंगे, इस वाले में 15 इसके बढ़ा दिए जाएंगे और इस वाले के अंक बढ़ा दिए जाएंगे, 20, 10, 30, 5, 35। अब आप सोचो जरा समस्या कहाँ पर आती है। इस प्रकार से किसी के आपने देखा होगा पहले पिछली परीक्षाओं में 20 तक नंबर बढ़े थे, आपने ये चीज़ें देखी होंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो मैं आपको समझाऊं, अब अगर ऐसा ना किया आयोग ने तो आयोग क्या कर सकता है, जैसे 215 हुए, 210 हुए, ऐसे ही मान लो सारी शिफ्टों का एवरेज निकालेंगे,
किसी का 220 होगा, किसी का 230 भी होगा, किसी का 200 भी होगा। 5 दिन पेपर हुए, हमने लिख लिए। वैसे लिखने तो चाहिए 10 बार, लेकिन हमने 5 बार लिख लिए। अब क्या करेगा आयोग, इसको ऐड करेगा। 3 2 5 6 7 कर हो गए, 2 4 6 8 10 हो गए, 1075 बना, जो कि यहाँ भी बन गया था। अब मान लो ये 1075 बन गया। अब आयोग देखेगा कि 5 शिफ्टों में पेपर हुए हैं टोटल, तो इसमें अगर पूरा एक साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा, तो अलग अलग नहीं किया, भाग लगाएगा, जैसा कि लगाया था 215, तो हर बच्चे का वो 215 एवरेज लेके चलेगा, मार्क को उतने जोड़ घटा के बना देगा। अब होगा क्या, अब जैसे जब इतना एवरेज बनाना है उसको, इसके बाद में वो क्या करता है कि कट ऑफ बनाता है। फिर कट ऑफ बनाता है, फिर कट ऑफ बनाने के बाद में कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनके मार्क तो ज़्यादा आए होते हैं, रामार्क पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क तो कम आए होते हैं पर सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा आपने सुना भी होगा। तो ये सारी चीज़ें, और आपको बता दूं आयोग क्या करता है, आयोग किस प्रकार से नॉर्मलाइज करता है, ये चीज़ आज तक किसी ने समझ ही नहीं पाई। फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 1-2 नंबर से ज़्यादा का नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जो फार्मूला दिया गया, पर ऐसा नहीं होता है। फार्मूला एक और है, उससे अगर आप पाएंगे तो उससे एवरेज निकालने वाला वो फार्मूला है, M1 करके -M2 अपान, इस प्रकार से एक फार्मूला और दिया गया है उसके हिसाब से। लेकिन आप पाएंगे तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि अगर आप वो फार्मूला लगाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, बटे में कितने अटेम्प्ट किए, मल्टीप्लिकेशन कितने अंक का क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग आप पाएंगे तो 1.5-2 नंबर से ज़्यादा आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं लगना चाहिए, पर लग जाता है 10-10 15-15 नंबर का, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जिस प्रकार से हमने आपको समझाया सीधी सीधी ये बात। अब काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा, तो ये क्लियर नहीं किया जा सकता। एक चीज़ और होती है, होता क्या है, आयोग ये भी देखता है कि टॉप बच्चों को देखता है, तो ये देखता है कि यार जो 23 तारीख को पेपर हुआ था उसका जो टॉपर है वो 230 अंक ले आ रहा है, लेकिन 24 तारीख वाला टॉपर 240 ले आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो पा रहा है। यानी कि ये वाला कठिन रहा होगा पेपर, ये वाला सरल रहा होगा, तभी तो ज़्यादा लाएगा। ऐसा तो है नहीं कि इसमें बच्चे ने कर नहीं पाया हो, या आप ये सोचें, आयोग इस प्रकार से नहीं सोचता है। भाई 48 लाख की भीड़ में क्या सारे टॉपर फर्स्ट शिफ्ट में ही थोड़ी ना चले जाएंगे, या सारे टॉपर सेकंड शिफ्ट में या अगली तारीख में ही थोड़ी ना आ जाएंगे। कोई का पेपर 23 वाले में भी होगा, कोई का 24 वाले में भी होगा। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया रहती है, ये एक्चुअल में कोई समझ नहीं पाया है। आप चाहें तो किसी से भी पूछ लें, या आप किसी भी चैनल पे देख लेना, या आप पिछले एग्ज़ामों की लिस्ट उठा के देख लेना, बच्चों से पूछ लेना जो आप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आयोग किस प्रकार से आपको नॉर्मलाइजेशन देता है, ये डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर। और काफ़ी सारे बच्चों का ये भी सवाल है, सर कट ऑफ क्या रह सकती। देखो हमने आपको पहले भी बताया, आपको ऐसा नहीं है कि आपको डिमोटिवेट नहीं करना है। आप ये सोचिए कि पिछली जब परीक्षाओं में 100 से कम अंक वाले ज्वाइनिंग लेके जॉब कर रहे हैं, तो क्या यार इस बार वैकेंसी ज़्यादा होने के बावजूद 100 अंक वाले फिजिकल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 90-95 से प्लस हैं जर्नल वाले, तो वो फिजिकल की तैयारी करें, रेस लगाना शुरू कर दें, रनिंग शुरू कर दें, ऐसे समझ लीजिए आप। क्योंकि अगर आपको अभी काफ़ी सारे चैनल वाले कह दे रहे हैं कि 110 है तो रनिंग करें, या 120 है तो रनिंग करें, ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है, बच्चे डिमोटिवेट होंगे, कोई खाना नहीं खाएगा, कमज़ोर भी हो जाएगा, है ना। आपको भले लगे कि सर जी क्या कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये सत्य है। आपसे कोई कह देगा जिसके बेचारे के 100 आए होंगे, बहुत मेहनत से कैसे लाया होगा, उससे कोई कह देगा कि 110, 15, 20 से कम वाले को नहीं बुलाया जाएगा, वो डिमोटिवेट हुआ। हो सकता है कि वो टेंशन में रहे, रिजल्ट के इंतजार में रहे, खाना भी कम खाए, इसके बाद पता चले कि कट ऑफ रनिंग के लिए 95 वालों को बुला लिया या 100 वालों को बुला लिया। अब क्या है ना, तो वो रेस लगाने लायक रहा, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। आप अगर इतने से प्लस हैं तो आप रेस लगाइए, वो उससे कोई आपको घाटा नहीं होने वाला, फ़ायदा ही होगा, और तैयारी भी हो जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए परेशान मत होइए।
तैयारी करिए। इसके बाद में फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा वो अलग बात है, क्योंकि रनिंग के लिए काफ़ी सारे बच्चे बुलाए जाते हैं, उसमें से भी छटनी होती है। कोई रनिंग में बाहर निकल जाता है, कोई सीने में निकल जाता है, कोई लंबाई में निकल जाता है, कई प्रकार से बाहर भी हो जाते हैं, तो इसलिए अधिक बच्चे बुलाए जाते हैं। फिर इसके बाद कट ऑफ क्या रहता है वो अलग बात है, लेकिन पहले रनिंग की तैयारी तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।